नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में जो मार्क्स है उसको यूँ बूस्ट करेगा। आप लोग को साइंस में, यानी मैं स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पर दिखाई देगा, मैं उसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, फोटो सेल आधारित है। हेलो, लाइट कट गया क्या? दोस्तों लाइट चली गई थी जिसके कारण हमें वीडियो वहीं पर रोकना पड़ा था, लेकिन हम वीडियो की शुरुआत दोबारा वहीं से करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे और मैंने क्वेश्चन पढ़ भी दिया था, लेकिन मैं दोबारा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन था, फोटो सेल आधारित होता है, यानी किस पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, धारा का रासायनिक प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी, धारा का चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। देखिए, आंसर जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि फोटो सेल होता क्या है, ठीक है। तो फोटो सेल में देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। फोटो सेल में दोस्त कुछ इस प्रकार का धातु का प्लेट लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पर एक संसूचक होता है। धातु के प्लेट को ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है और ये धन टर्मिनल से। अब इसका कार्य क्या है, ये प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और उसे विद्युत में परिवर्तित करता है। मैंने क्या बोला, प्रकाश को, ये प्रकाश इस पे आता है, इस पे प्रकाश आता है और इसे विद्युत में परिवर्तित करता है, ठीक है। अब हम लोग इसी निकाय को क्या कहेंगे, फोटो सेल कहेंगे। मैं एक होता तो मैं आपको एग्जांपल से बता देता, लेकिन मेरे पास होता है नहीं। मान लीजिए मैं बताने की कोशिश करूँगा, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, सिर्फ आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। मान लीजिए कोई टच है, हाई पावर का टच है, ठीक है। अब वहाँ पर ये संसूचक है, ठीक है, ये संसूचक है, यहाँ पर रखा हुआ है। मैं बना देता हूँ संसूचक, कुछ इस प्रकार का संसूचक है और ये टच है, ठीक है। क्या है, टच है। मैं टच मारा, ये ऑब्जर्व करेगा, लाइट को ऑब्जर्व करेगा और यहाँ से क्या करेगा, इसे विद्युत में विघटित कर देगा। यहाँ वायर लगा होगा, ठीक है, मान लीजिए वायर है, ये वायर है और इसमें विद्युत में विघटित कर देगा, जिससे हम इसके यहाँ पर बॉल वगैरह बाढ़ते हैं, ठीक है, बॉल वगैरह बाढ़ते हैं, ठीक है। इसी निकाय को हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और आप ऑप्शन देख लीजिए, आपके ऑप्शन नंबर बी में प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया हुआ है और वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इस टच का जितना अधिक तीव्रता होगी उतना ही अधिक विद्युत का प्रभावित करेगा और जितना कम इसकी तीव्रता होगी उतना ही विद्युत कम बनेगा। ये आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हाँ सर, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपके पास अगर है किताब तो आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है लिंक, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरणें समूह है। तो कैथोड किरणें समूह हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनों के, ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉनों के, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉनों के, ऑप्शन नंबर डी परमाणुओं के। तो देखिए, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है। मैंने कहा जो कैथोड होता है वो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है और इलेक्ट्रॉन को ई से संसूचित करते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। ये इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है और इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, माइनस, ठीक है। एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, बड़ा नहीं है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस, यानी माइनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को। ये भी ध्यान रखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को समूह को हम कहते हैं कैथोड, वैसे ही प्रोटॉनों को समूह को हम कहते हैं एनोड।
क्या कहते हैं, इनोट कहते हैं। और ये प्लस से संसूचित किया जाता है, इसे सूचित किया जाता है। ठीक है, प्लस से सूचित किया जाता है। थोड़ा वो वाला मार्कर दीजिए ना, ब्लैक वाला। ठीक है, इसे प्लस से सूचित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉन को कैथोड से, एनोड को प्रोटॉन से। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ ये आप सबको याद रहेगा, वरना ये आप लोग भूल जाओगे, मुझे पता है। इसलिए आप लोग निरंतर प्रतिदिन आप लोग अपने माइंड में, अपने दिमाग में इसको याद करते रहना है एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है। तो देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है 0.6931 अपॉन लैम्डा इट इज़। ठीक है, यही इसका वैल्यू होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? 6 गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 6 गुणांक को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो मात्रक होती है वो प्रति सेकंड होती है। प्रति सेकंड होती है। लेकिन आप लोग बोलेंगे कि प्रति सेकंड सर ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे बावरो, प्रति सेकंड नहीं है, प्रति मीटर है ना। प्रति सेकंड प्रति मीटर के समान होता है। ठीक है, प्रति मीटर प्रति सेकंड के समान होता है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया है तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रति सेकंड दिया है तो आप लोग प्रति सेकंड मार्क आइएगा, और प्रति मीटर दिया है तो प्रति मीटर मार्क आइएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का दिया है परमाणु क्रमांक 90 और उसका भार दिया है 230। बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से, अगर आप जानते हैं तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। क्या आप लोग बता दिए? हाँ, देखिए समझिएगा। 90 का मतलब हम क्या समझे? ठीक है, यहाँ पर हम 90 का मतलब क्या समझे? 90 का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। हाँ सर, मैं समझ गया, प्रोटॉनों की संख्या होती है। 230 का मतलब आप लोग क्या समझे? 230 का मतलब होता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हाँ सर, हम ये भी समझ गए। तो अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो क्या इसमें से हम इसको घटा के निकाल सकते हैं? तो हाँ सर, हम निकाल सकते हैं। तो निकालो फिर। 230 माइनस 90 घटाने पर आएगा 140। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, किसी भी परमाणु की परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक संख्या के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं। पीएन संधि का डायोड का है क्या, पर ये समझते हैं हम लोग। पीएन संधि डायोड है क्या? देखिए, पीएन संधि डायोड एक उपकरण है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। क्या करता है? ये एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। ये एसी को डीसी में बदलता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी धारा में बदलता है। ठीक है, तो किस में बदलता है? डीसी को एक ही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। तो आपका ऑप्शन देखिए किसके तरह व्यवहार करता है? ये दिष्टकारी की तरह। ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप लोग, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिष्टकारी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्त, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो
लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। सवाल है कितने लगे होते हैं, तो 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं सर। हाँ, मैंने भी कहा ठीक है 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं, लेकिन कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो मैं बोलूँगा कि ये वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनाता है। वास्तविक बनाता है, उल्टा भी बनाता है और आवर्धित बनाता है। आप लोग ऑप्शन मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आवर्धित भी बनाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसको समझिएगा, हमारी जो आंखें होती है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। ये आंखें जो देख रहे हैं ये उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगर उत्तल लेंस है तो दोस्तों वास्तविक भी बनाएगा और उल्टा भी बनाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा? वास्तविक बनाएगा और उल्टा भी बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिएगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस व्यवहार किया जाता है। इसमें 3-4 दोष दिया गया है, उसमें से चुनना है उत्तल लेंस में से किसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब तो यही है कि किसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बोलूँगा, मैं इसको कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये गड़बड़ी हो जाती है कि कौन से लेंस के लिए कौन सा दोष होगा। जैसे मान लीजिए अवतल लेंस के लिए बोल दिए कि ये इसमें दूरदृष्टि के लिए प्रयोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, मैं इसके ट्रिक से बताने की कोशिश करूँगा और आप लोग आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दूर दृष्टि दोष। आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ये लिख कर ले लीजिए। अगला मैं बोल रहा हूँ निकट दृष्टि दोष। जनरली मैं 2 ही दोष लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी में गड़बड़ाते हैं। जरा दृष्टि दोष में हम लोग नहीं गड़बड़ाते हैं, अमृतुकता में हम लोग नहीं गड़बड़ाते हैं। हम लोग गड़बड़ाते हैं किसमें? निकट में और दूर में। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर लेंस 2 है, इसके लिए जो प्रयोग होते हैं लेंस। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि इस दूरदृष्टि दोष में इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, इसमें भी हम इसको काट देते हैं। दूर में कितने अक्षर हैं? दूर में कितने अक्षर हैं? आप बोलोगे सर 2 अक्षर हैं, दू और रा, दूर यानी 2 अक्षर हैं। ठीक है, मैं इसको रेड से लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। दूर में 2 अक्षर हैं। दूर में 2 अक्षर हैं, तो उत्तल में कितने अक्षर हैं? आप बोलोगे 3, मैं भी बोलूँगा हाँ भाई 3 है। ठीक है, फिर वही सवाल पूछूंगा मैं कि निकट में कितने अक्षर हैं? आप बोलोगे 3, तो मैं भी बोलूँगा सर 3 है, सही है 3। आप बोलोगे कि अवतल में कितने अक्षर हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ, मैं तो बोलूँगा 4 है। ठीक है भाई 4। सर आप बताना क्या चाहते हो पहले हमें बता दो। बताना चाहता हूँ और आपको समझना पड़ेगा कैसे बताना चाहता हूँ। अगर आपसे पूछ दे कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि दूर में कितने अक्षर है। तो आप देखोगे 2। जैसे ही 2 देखेगा तो आपको ये समझ में आना है कि उसके अगले लेटर उसके अगले अंक वाला आंसर हो गया। यानी 2 है तो उसके एक बढ़ाकर आंसर मारना है, 3 वाले लेटर वाला लेंस मारना है। 3 लेटर वाला लेंस कौन सा है वो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। तो आप देखोगे उत्तल लेंस है, तो झट से इसका क्या आंसर मारोगे? उत्तल मारोगे। अब आपको एक और दोष देगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जैसे ही देगा आप लोग देखोगे इसमें कितने अक्षर हैं। आप लोग जैसे देख कहोगे 3, तो 3 एक बढ़ा कर मारना है, 4 मारना है। तो 4 किस में होता है? अवतल लेंस में होता है। तो सीधे इसको मार देना अवतल लेंस। बस आपका काम खत्म हो गया, इतना ही था। अगर 2 वाला देगा, ठीक है, अगर 2 अक्षर वाला देगा तो 3 मारना है
अगर 3 अक्षर वाला देगा तो 4 मारना है, 3 अक्षर वाला देगा तो 4 मारना है, और 2 अक्षर वाला देगा तो 3 वाला अक्षर वाला मारना है लेंस में। उल्टा भी दे सकता है ब्रदर, कहेगा 3 उत्तल लेंस दे देगा 3 अक्षर वाला, तो आपको 4 वाला नहीं मारना है, क्योंकि उत्तल लेंस में मारोगे क्या, नहीं ना, 3 मारोगे 2 वाला। ठीक है, उत्तल लेंस में 3 अक्षर है तो मारेंगे कौन सा, 2 अक्षर वाला मारेंगे हम लोग। वैसे ही अवतल लेंस में दिया 4 अक्षर वाला, तब मारेंगे कौन सा, 3 वाला। अब ये इससे मैं मिटा रहा हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फटाफट फटाफट। ओके, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सकता है जिन जिन बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम है उनको शेयर कर दीजिए। बस चलिए बताइए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस को किस दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है, फटाफट आप लोग बताइए। ठीक है, फटाफट आप लोग बताइए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, पहले देखेंगे इसमें कितने लेटर हैं, अक्षर है। आप बोलोगे सर 4 है, मैं भी बोलूँगा 4 है, तो 4 है तो हमें कौन सा मारना है, लेंस वाला है ना, तो हमें 200 वाला कौन मारना है, एक कम, 3 वाला कौन सा होता है, तो 3 वाला निकट का होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस यही ट्रिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम भरें, कोई दिक्कत नहीं है मेरा ब्रदर, बिंदास याद करो, यहाँ पर कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उस कमी को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा, अच्छा एक और चीज़ है कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल और अवतल दोनों होता है। इसमें क्या होता है कि दूर का और नज़दीक के वस्तु को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसमें दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। गॉट इट। एक है अम्बिदुक्ता में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अम्बिदुक्ता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार का होता है। ठीक है, कैसा होता है, बेलनाकार, उस लेंस का सिलेंडर के आकार का होता है। कैसे, सिलेंडर के आकार का होता है, समझ गए। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है। देखिए समझिएगा इसको, जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण वगैरह गैस रहता है। जब प्रकाश कण इन धूल गैसों से टकराता है तो उन्हें सोख कर, मतलब अपने अंदर स्थिर कर फिर उन्हें बिखेरता है, और सबसे ज़्यादा जो बिखरापन का गुण होता है वो नीले रंग में होता है। बिखरापन का जो गुण होता है नीले रंग का होता है, और बिखरापन जो है, बिखरापन को हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्रकीर्णन होगा ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा। प्रकीर्णन होता है, बिखरापन होता है, अगर बिखरापन जिसका ज़्यादा होगा वही ना आकाश में दिखाई देगा भाई। हाँ, तो नीला रंग का ज़्यादा बिखरापन होता है, प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 काला संबंध स्रोत के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। प्रकाश के व्यतिकरण में, सॉरी कहाँ है, यहाँ पर है, फ्रिंज की चौड़ाई पूछ रहा है। फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग बीटा से लिखते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है डी, चाहे इससे लिखते हैं बटे डी, लेमडा डी बटे डी होता है। ठीक है, लेमडा डी बटे डी। अब कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई तंगदैर्घ्य के बीच संबंध क्या है, यही क्वेश्चन का मतलब है। फ्रिंज की चौड़ाई और तंगदैर्घ्य के बीच संबंध क्या है। तो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन मैं पढ़ते हुए चलता हूँ। ऑप्शन है तंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है,
तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई क्या तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है तो पहला ऑप्शन सही है तो पहला ऑप्शन सही है। इसको अलावा छोड़ के दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या ये तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है? नहीं है। तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती तो उसके बीच की दूरी है, यानी डी है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या समान होनी चाहिए? क्या तीव्रता समान होनी चाहिए, या आयाम समान होना चाहिए, या कलाएं समान होना चाहिए? तो समझिएगा, उनके बीच आवृत्ति और कलाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, आवृत्ति और कलाएं समान होनी चाहिए। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, वही इसका सही आंसर होगा। आपके ऑप्शन में दिया है कलाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगर आवृत्ति भी होता तो सही हो जाता, लेकिन दिया है तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए देखिए तीव्रता दिया है, तो तीव्रता दे दिया है। अगर आप वो सही मार देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो होगा ही नहीं। होना चाहिए आवृत्ति समान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, यानी उनका फॉर्मूला क्या है? कौन इनमें से डी ब्रोगली ने दिया था? तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला जो होता है वो दोस्त वो होता है लेमडा एच एम भी, जहाँ एक प्लांक नियतांक है, एम कण का द्रव्यमान है, और भी क्या है? उसका वेग है कण का। फिर से लाइट चला गया। दोस्तों दोबारा से लाइट चली गई थी, तो हम फिर से शुरुआत करते हैं वहीं से जिस क्वेश्चन पर थे। जैसे कि डी ब्रोगली के हम क्वेश्चन पर थे, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी? हमसे ऊर्जा पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी? देखिए ऊर्जा पूछ रहा है, हम लोग इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। तो क्वेश्चन है जैसे कि कहा कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया था। 1 वोल्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो देखिए मैं कंसेप्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट उत्पन्न करता है, एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है। तो क्वेश्चन दे दिया है कि 5 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। अब पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर? क्वेश्चन तो यही है ना कि 5 वोल्ट विभवांतर वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, लेकिन कितने वोल्ट मिलकर प्रवाहित कर रहे हैं? तो यदि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट प्रवाहित कर रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट प्रवाहित करेगा। सीधी बात है, इसमें नो बकवास है। ठीक है, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब पूछा है विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के बीच संबंध। तो आप लोग को मालूम नहीं है क्या विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव के बीच संबंध क्या होता है? ई बराबर, मैं ब्लैक से लिखने की कोशिश करता हूँ। अब ई बराबर होता है -dV/dx, जहाँ dx ना देकर दिया है dr, तो हम dr लिख देंगे। लेकिन यहाँ चेंज होने कोई बड़ी बात है नहीं, ये माइनस नहीं चेंज होना चाहिए। अगर माइनस चेंज हो गया ना, ये वाला माइनस, तो इस संबंध ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस नहीं हटना चाहिए, माइनस रहना चाहिए। आप लोग ऑप्शन देख कर मारिएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा संबंध। अब करेंगे आर दूरी पर रखे 2 वैध दूरी से बने निकाय की स्थिति ऊर्जा अनुक्रमपाती होती है किसके? तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है? 2 दूरी की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? U बराबर, चाहे ऐसा मैं बोलूँ, U समानुपाती P1 P2 बाई R-Q। तो ये हमारा स्थिति ऊर्जा है और ये है दूरी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो भी व्युत्क्रमानुपाती होगा वो उसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए R में स्थिति के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिको फैराडे मात्रक होता है। देखिए मात्रक पूछ रहा है पिको फैराडे का। अब पिको फैराडे हो या माइक्रो फैराडे हो, फैराडे तो फैराडे होता है, और फैराडे किसका धारिता होता है? ये किसका मात्रक होता है? तो धारिता का मात्रक होता है। अब बेटा
नाम बदल लेगा तो बात तो नहीं बदल जाएगा ना। तो सेम यही बात है यहाँ पर, ठीक है, यही बात है। और पी को फ्राइडे कर लिया है तो उससे कोई चेंज नहीं हो रहा है। फ्राइडे सिर्फ मात्रक होता है तो वो धारिता का मात्रक होता है। इसका धारिता सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो किसी भी संधारित्र की धारिता उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसकी आकृति, उनके बीच की दूरी अंतराल और उसके आकार पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर? आकृति पर, उसके आकार पर और दो प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन है दिया है, गोलीय चालक की धारिता पूछता है। तो धारिता सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो हमें त्रिज्या पूछ रहा है तो त्रिज्या को एक साइड कर लेंगे और बाकी सबको एक साइड कर लेंगे। तो आर को मैंने किया साइड यहाँ से, और ये गुने में है तो क्या आएगा? बटे में आएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको अलग कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अलग कर लिया। ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इक्वल टू आर। अब इसका मान कितना आता है आप लोग जानते होंगे, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। धारिता का मान दिया है, कितना दिया है? धारिता का मान दिया है 1 माइक्रोफैराड दिया है। अब किसी भी राशि के उसके एसआई मात्रक में परिवर्तित करना अनिवार्य होता है, तो इसका फैराडे मात्रक होता है और ये है माइक्रोफैराडे में। तो माइक्रोफैराडे को फैराडे में बदलने के लिए हमें 10 के पावर -6 से गुना करना होता है। तो 1 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब ये फैराडे में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ गुना कर देंगे, सी का मान रख देंगे, 1 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब यहाँ गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ से घट कर आ जाएगा 10 के पावर 3 मीटर। आप लोग ऑप्शन मिलाइए, क्या दिया है? आप बोलोगे कि सर ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो देखिए 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 से 3 खत्म हो गया। अब ये 9 किलोमीटर आ गया। आप लोग ऑप्शन मिला सकते हैं, 9 किलोमीटर है कि नहीं? मिला सकते हैं। तो बोलोगे हाँ सर ऑप्शन दिया गया है, तो हम लोग दिया गया तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। तो किसी भी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। बस खत्म इसका सवाल। देखिए अब दिया, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y है का मान उसके दोनों निवेश के गुना a डॉट b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार क्या कहलाएगा? तो देखिए लॉजिक गेट का सवाल है और लॉजिक गेट पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। किसका सवाल है ये? लॉजिक गेट का सवाल है, ठीक है। लॉजिक गेट का सवाल है। ये मुख्यतः 3 ही प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। इससे 6-7 बन जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः ये 3 ही प्रकार का होता है। अब इसकी आकृति पूछता है कि एंड का आकृति कैसे होता है, और एक पूछता है बूलिय व्यंजक यानी उसका समीकरण पूछता है, ठीक है। ये दोनों हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये डी है, एंड है, तो इसका आकृति जो होगा डी आकार का होगा। ये लास्ट वाले लेटर के आकार की तरह होगा, यानी इसकी आकृति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसके 2 आगम होते हैं, द्वार होते हैं,
इनपुट द्वार होते हैं और एक निर्गम द्वार होता है जिसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एंड का जो है आकृति है, कहेगा कि एंड दे देगा और इसका आकृति पूछेगा, या फिर ये आकृति दे देगा और इसका ये एंड वगैरह पूछ देगा, ठीक है। और इसका एक समीकरण बनता है। समीकरण कैसे बनता है? इसका समीकरण बनता है y = a.b, ठीक है। एंड दे देगा, ये पूछ देगा, एंड दे देगा और ये पूछ देगा। ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। पूछ देगा कि एंड है तो इसका समीकरण बोलिए व्यंजक कैसा होगा। एंड दे दिएगा, पूछ देगा कि इसका आकृति कैसा होगा। तो याद रखिएगा एंड मिस होता है गुना, a.b, एंड मिस होता है गुना। मार लो दिमाग में से रट्टा, एग्जाम तक मारते रहो इसका दिमाग में, और रिपीट करते रहो इसका। एंड मिस गुना, एंड मिस गुना। आकृति कैसा होता है? तो इसके लेटर डी आकार का होता है, अंतिम लेटर डी आकार का होता है। और मीन्स क्या होता है? और मीन्स जोड़ना। देखिए ये ओ जो है ना, इसका ओ लेटर का, यानी ये जो ओ है इसके काट कर बनाया गया इसकी आकृति। जैसे ये ओ है तो इसके ऐसे काट दिया गया और अर्धचंद्राकार का बना दिया गया है ऐसे। ये दो इसके द्वार हैं ए और बी, और इसके निर्गम द्वार है वाई। ये अर्धचंद्राकार, देखिए इस ओ को काट दिए, क्या कर दिए? ऐसे कर दिया है ऐसे, ठीक है। तो ये और है, और को अर्धचंद्राकार बना दिया गया, ठीक है, ओ को। अब देखिए और मीन्स क्या होता है? जोड़ना। मुझे और खाना लाओ, मुझे और खाना दो, मुझे और पानी दो, मुझे और चावल दो, मुझे और दाल दो। मतलब और मीन्स क्या हो रहा है? और मांग रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। तो और मीन्स होता है ऐड करना। तो इसका ए और बी के बीच संबंध क्या हो जाएगा? प्लस का संबंध हो जाएगा। और मैंने जोड़ना, ए और बी के बीच क्या हो जाएगा संबंध? जोड़ का हो जाएगा संबंध। ये भी पूछता है, ये दे देगा, आकृति पूछ देगा, और ये देगा, और ये भी पूछ देगा, ठीक है। नोट, ये बहुत पागल है, छेतरपन, बहुत छेतर करता है। भैया हम ही हैं सब इस दुनिया में, हमसे बड़ा कोई है क्या? कहता है ना प्रश्न। ये क्या करता है? देखिए नोट, ये अपने अलगे स्वरूप में होता है। ये कहता है कि मैं ना गोल, ना लंबा, ना पातर होऊंगा, मैं त्रिभुज के आकार का होऊंगा और मेरा एक अपना पहचान होगा। मैं त्रिभुज का आकार का रहूँगा और मेरा एक अपना पहचान होगा कि मुझे एक नथुनी चाहिए, मैं नथुनी पहनूंगा, ये गोल के आकार का नथुनी, ठीक है। यही इसकी पहचान है। अगर ये आकृति दे दिया समझिए नोट का ही है, ये वाला आकृति है इसका यहाँ लग जाता है, क्योंकि इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूँगा। भले बाघ मांस खाए या ना खाए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये इसकी पहचान है नोट का, याद रखिएगा। इसका संबंध क्या है? एक ऐसा खींच दिया जाता है और यहाँ वाई हो जाएगा। इसका संबंध क्या है? ये वाई ए बार से दर्शाया जाता है, ये भी इसकी पहचान है। यह इसकी गोला को, इसको क्या करोगे? इसे एक रेखा के आकार के बना सकते हैं ना इसको, और ये गोला है तो इसको क्या करोगे कि इसके गर्म करके इसके ऐसे लंबा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो वही इसके बार है, ठीक है, ये बार है। तो इसकी पहचान ये भी है, ये भी है, और इसकी पहचान ये भी है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछे अब वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी तर्क द्वार का निर्गम y का मान उसके दोनों निवेशों के गुना a.b से प्राप्त होता है तो वह द्वार होगा। a.b दे दिया और उसके द्वार पूछ रहा है। तो द्वार देखिए a.b किस में है? इसमें है, और हमसे पूछा है ये वाला। तो एंड इसका सही आंसर हो जाएगा। a+b पूछेगा तो क्या हो जाएगा? और का हो जाएगा, और a बार पूछेगा तो नॉट का हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप लोग समझ गए? हाँ सर हम समझ गए। तो हम आगे बढ़ते हैं। लॉजिक गेट में बस इतना ही है। मुख्य रूप से 3 होते हैं, इसके जोड़ कर इसको 6 या 7 बना सकते हैं, या आप उससे अधिक भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। देखिए दशमलव अंक पद्धति की संख्या नहीं, उससे पहले क्वेश्चन है। अर्धचालक में वर्धित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मार लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगला क्वेश्चन है दशमलव अंक प्रति की संख्या। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। दशमलव अंक प्रति की संख्या 27 की द्विधारी प्रति की समतुल्य संख्या होगी। देखिए समझिए, यहाँ पर अंक दो प्रकार के होते हैं। अंक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दशमलव अंक, और एक होता है द्विधारी अंक। दशमलव अंक लगभग हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे। तो इनकी संख्या जो होती है 10 होती है, इसलिए इसके बेस के लिए हम लोग 10 लिखते हैं, इसके आधार के रूप में हम लोग 10 लिखते हैं। यह इसकी पहचान है। द्विधारी संख्या लगभग कंप्यूटर में उपयोग होता है, पूर्ण रूप से कंप्यूटर में उपयोग होता है, और ये दो ही भाषा समझता है, दो ही अंक समझता है। कौन कौन से वो अंक है? 1 और 0। अगर आप 9, 8, 7 कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो वो नहीं समझेगा, वो उसको इस रूप में परिवर्तित करे, 1 और 0 के रूप में परिवर्तित करके समझेगा। ठीक है, इसलिए इसका बेस 2 है, इसलिए हम लोग बेस के रूप में 2 इस्तेमाल करते हैं। द्विधारी के लिए हम 2 इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाता है ये समझते हैं। अब आपको दशमलव अंक दे देगा, वो कहेगा कि द्विधारी अंक में बदलिए, या फिर देगा द्विधारी अंक और दशमलव अंक में बदलने के लिए कहेगा आपसे। ठीक है, तो वैसे ही आपको दिया है 27। अब आते हैं क्वेश्चन पर, दिया है 27। चूँकि यह हमारा अंक है, हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर 10 लिखेगा। ठीक है, अब इसे पूछा द्विधारी संख्या में बदल लिए, तो द्विधारी संख्या में बदलने के लिए इसे क्या करना होगा हमें? तो हमें 1 का गुणज करना होगा, 1 का डबल करना होगा। लेकिन कब तक करेंगे हम लोग सर? 1 का गुना करते चलिए, इसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 64, 64 का डबल 128, ऐसे। लेकिन हम कब तक गुना करेंगे? जब तक कि इस संख्या के नज़दीक कोई संख्या ना आ जाए। जैसे 27 बोला है, तो हम 1 से शुरुआत करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? इधर से हम लोग लेफ़्ट से राइट आएंगे। ठीक है, लेफ़्ट से राइट आएंगे। 1 का डबल क्या होगा? 2 होगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, और 16 का डबल 32। लेकिन 32 से ज़्यादा ज़्यादा से हमें क्या काम है? हमें तो उससे कम से काम है। ठीक है, तो 16 आ गया। तो अब दूसरा स्टेप क्या है कि किन किन अंकों को जोड़कर 27 आ जा रहा है। ठीक है, किन किन संख्याओं को जोड़कर 27 आ जा रहा है, उन संख्याओं को जोड़ेंगे। जिन जिन संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ जा रहा है उसके नीचे 1 लिखेंगे। चलिए समझते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे 2 और 1 3, 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11, 11 और 16 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का मैंने प्रयोग करके 27 ला दिया। तो जिन जिन संख्याओं को जोड़कर 27 आया है उनके नीचे 1 लिखना है। जैसे मैंने 1 का प्रयोग किया हूँ तो इसके नीचे 1, 2 का प्रयोग किया हूँ, ठीक है, 2 का प्रयोग किया हूँ तो इसके नीचे 1, 4 का प्रयोग नहीं किया हूँ 27 लाने के लिए, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके नीचे हम लोग 0 लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। 8 का इस्तेमाल किया है मैंने जोड़ने के लिए, इसलिए 1। 16 का इस्तेमाल किया है तो 1 किया है ना, 27 जोड़ने के लिए। अब क्या करना है? इसको ब्रैकेट में घेर कर 2 लिख देना है, बस इसका आंसर हो गया। आप लोग ऑप्शन मिलाइए आप लोग ऑप्शन 27 का द्विधारी संख्या दिया है डी। देखिए 11011, क्या इसका आंसर आ गया? हाँ सर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। देखिए निवेश आवृत्ति आधा होता है किसके? निर्गम आवृत्ति के। ठीक है, जैसे निवेश आवृत्ति दिया है 50, ठीक है, क्या दिया है? 50 दिया है।
और निर्गम आवृत्ति पूछ रहा है, तो निर्गम आवृत्ति दोगुना होता है निवेश आवृत्ति के, तो इसे हम 2 गुना कर देंगे, आ जाएगा 100। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैसी युक्ति जो मॉडुलम तथा मॉडुलम दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मॉडेम कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? मॉडेम। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। संचार उपग्रह से पृथ्वी सतह से दूरी कितनी होती है? जहाँ संचार यानी जहाँ सेटेलाइट वगैरह लगा होता है वो हमारी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जिसके कारण हम लोग फ़ोन कॉल वगैरह पर बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ बोलते हैं तो किसी दूसरे कॉल पर बातें चली जाती है, जो बोलते हैं वो सुनाई देता है। वो किसके कारण होता है? संचार उपग्रह के कारण होता है। संकीर्ण का मापन किया जाता है डेसिबल में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? तो प्रेरण कुंडली उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। इसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में, जनरेटर वगैरह किया जाता है उच्च वोल्टता उत्पन्न करने के लिए। याद रखिए, उच्च धारा नहीं मैंने बोला उच्च वोल्टता। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, जिसका आंसर हो जाएगा B² 2μ0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2μ0। इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे 31 नंबर में ऐसे ही बता देता हूँ। अब क्वेश्चन है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रत्येक धारा का कौन सा मापन किया जाता है? इसका मैं आंसर हिंट दे देता हूँ, RMS इसका आंसर होगा। आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से इसका आंसर कौन सा होगा इन तीनों से। वैसे 32 नंबर क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, हल्का है। ठीक है, 32 नंबर को रहा है, यदि DS क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र B लंबवत हो तब DS क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स को हम φB से लिखते हैं। ठीक है, φB से को आप इसका फार्मूला आता है BDS cos थीटा। BDS cos है, cos थीटा का मान दिया 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और किसी भी संख्या से 0 से गुना कीजिएगा उसका मान आता है 0। बस इतना ही ध्यान रखना है। बस अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, लिंक डाल दिया गया है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।